फ्रेंड्स, दो लोगों को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जिनके पास शक्ति है या तो जिनके पास सहन शक्ति है। और अगर मान लो कि किसी एक के पास अगर ये दोनों है तो इनको हराने के लिए भगवान को भी सोचना पड़ेगा। हम लोग आज इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर था एंड मारने वाले हैं, आखिरी टॉपिक। फिर इसके सेक्शन ए और बी भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले अब तक हमारा कामकाज यार वास्को ड गामा जैसा हो गया था कि हम लोग ढूंढ रहे थे कि पहले हमने सोचा कि एनी डैम नेशन, मतलब पूरे चैप्टर की मैं प्रेसी बताने जा रहा हूं, एनी डैम नेशन थिंकिंग रिगार्डिंग डेवलपमेंट ग्रोथ। अब वो तो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी बवाल है कि इसे डेवलपमेंट कहेंगे, इसे ग्रोथ, वरना अपना तो नियम है मैं प्रोग्रेस करता जाऊंगा भाई। तमे फैबा बनी नाम आप जो क्या डेवलपमेंट है के ग्रोथ है। फिर हमने वो बवाल के बाद कि एक क्वांटिटेटिव चेंज है ओनली, एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज है भाई। एक जो है वो डेवलप्ड नेशन से जुड़ा है, एक है वो अंडर डेवलप्ड नेशन से जुड़ा हुआ है। इस बहाने में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे फटाफट प्रेसी मार दे चैप्टर की। और हाँ, अंडर डेवलप्ड नेशन को अभी अपन डेवलपिंग नेशन के नाम से पुकारते हैं। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि और जो इंडिकेटर्स होंगे वो कौन से होंगे। तो पहला था ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, जो इंडिया का 7.3% ईयरली था, चाइना के कंपेयर में था। बट उसके कुछ लिमिटेशंस थे कि ट्रू नेशनल इनकम पता ही नहीं चलती। अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट से हायर हो, बाबा जी का ठुल्लू बुच मराई जैसे। एंड वेरियस मेथड्स आर देयर, तो अलग अलग नेशन के मेथड ही अलग होंगे। तो यार कंपैरिजन कैसे करोगे, वो अलग अलग सिलेबस से एग्जाम दे ऐसा। सो वी फाउंड द न्यू इंडिकेटर। आज एक मार्क के आंसर में है कि पर कैपिटा वाला जो इंडिकेटर है वो नेशनल इनकम से बेटर क्यों है। बट वो वाले इंडिकेटर में पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हमने नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करा और उसका इंडिया का ग्रोथ रेट था 6% ईयरली। और हमारा जो एक मार्क का इंपॉर्टेंट रट्टा है आंसर उस वक्त डॉलर के अंदर कंपैरिजन पर कैपिटा इनकम का डॉलर में होता है, वो था 5497 5497। अपने नंबर ना रखिए, याद है भी रीते। ओके, ऐसा कुछ था। बट इसके भी लिमिटेशंस थे। बीच में अगर पॉपुलेशन चाहिए तो एस्टिमेट मारना होगा, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन काउंटेशन 10 सालों में होता है दोस्तों। और एक बात, ये सारी चीज मैं हिंदी में ज्यादा बक रहा हूं क्योंकि अपना टारगेट अभी लर्निंग का है। एक बात समझ में आ जाता है, यू कैन इजीली राइट इन योर ओन लैंग्वेजेस। ट्रू नेशनल इनकम पता नहीं चलेगी तो कैसे पर कैपिटा इनकम पता चलेगी। और यहां पे भी पर कैपिटा इनकम एक कॉमन एवरेज है। ये ऐसा नहीं बताता कि हर एक को इतने रुपए मिलने वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि ये एक्चुअली ज्यादा छिपाता है और बहुत कम बताता है। और हर एक नेशन के कंट्रोल भी होता है ना अपने पॉलिसीज पे, तो उसका क्या वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या करें, तो हमने कल करा था वो था मॉरिस डेविस मॉरिस। उन्होंने कहा राइट नाउ इन अ वर्ल्ड हमें ध्यान या फोकस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ। कल का पहले वाला आंसर, व्हाट आर द मैटर्स रिलेटेड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कौन कौन से मैटर आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो मैटर में सबसे पहले था एजुकेशन भी आ जाएगा, उसमें लिटरेसी रेट, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसका पर कैपिटा या पर हेड कंजप्शन भी आ जाएगा, ड्रेनेज फैसिलिटी, सोच वहां पे शौचालय, फिर आ जाएगा प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, भाई कितने डॉक्टर्स, कितनी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, सैनिटरी, ट्रांसपोर्टेशन, अरे फ्रेंड यहां तक कि एंटरटेनमेंट भी। और फ्रेंड बेसिक रिक्वायरमेंट तो होगी ना, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, अदर सर्विसेज, ये मैंने रैंडमली बताया, आप ऐसे चीजें चाहिए। और उन्होंने अपना नया इंडिकेटर प्रेजेंट करा, मतलब यहां पे बेस क्या होगा डेवलपमेंट का, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है तो डेवलप्ड है नेशन, वरना नहीं है। व्हाट आर द 3 इंडिकेटर्स इंक्लूडेड इन PQLI? PQLI ना कौन इंडिकेटर्स काया छे, टेल मी फ्रेंड, बताना शुरू करें। पहले कौन था? एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मैं तो एक्सटेंट बोलता भी नहीं हूं, मतलब यहां पे मैं उसको कहूंगा लिटरेसी रेट। टोटल पॉपुलेशन में से इतना, तो 100 में से कितना, इफ दैट रेशियो इज हायर इट इज बेटर, अदरवाइज नॉट बेटर। इट शोज द अवेयरनेस रिगार्डिंग एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स। देखिए ये अपने वर्डिंग में लिखा है, बट मैच तो होगा ही ना। देन आफ्टर
infant या child mortality, number of newly born babies passes away before completing. फ्रेंड मैंने 1 ईयर भी कहा था, बट टेक्सचुअल रटा है 5 इयर्स यहां पे लिखने के लिए. मतलब जो इन्फंट्स होते हैं, नवजात शिशु કહેવાય, નવા જન્મેલા બાળકો એ 5 વર્ષની અંદર કેટલી ડેથ થઈ જાય છે. કાલે આપણે ડિટેલમાં ખપાવેલું, तो ये शो करता है मदर की सिचुएशन, स्टेटस ऑफ द वुमन, बच्चों को कितना नरिशमेंट मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड देन आफ्टर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब मैं मस्ती में ऐसे बोलता हूं, नया डायलॉग ऐड करूं कि भाई मैं खुद पैदा होने के बाद इस संसार को कितना परेशान करने वाला हूं. એટલે क्या સુધી बताऊं जेल से बापू. आप बोल रहे हम तो 2 साल से जेल में पक गए, कोई बात नहीं है. मतलब ये होगा कि एक्सपेक्टेड लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ वो हायर है तो बेस्ट है. मतलब पॉजिटिव इंडिकेटर अप होना चाहिए, नेगेटिव इंडिकेटर लाइक चाइल्ड या इन्फंट मोर्टालिटी वो क्या होना चाहिए, डाउन. ये थोड़ा नया था. अब हम लोग वो याद है 3 एग्जाम लेते हैं 100 मार्क्स की, हर एक को रैंक देते हैं, फिर तीनों तीन का अपन क्या निकालते हैं, एवरेज. Friend, what is the lowest value of PQLI? 0. What is the highest value of physical quality of the life index? तो वो क्या हो जाएगा 100. जितने आप अप है उतना अच्छा है. फिर अपन ने ये पढ़ने के बाद, हाँ ये प्रोग्रेसिव है, ये रिजल्ट को देखता है, एफर्ट्स को नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह. इनके फायदे क्या होंगे? तो 2-3 फायदे ऐसे थे. इट इज हैविंग कम लिमिटेशन इन कंपैरिजन ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. ये जोरदार इंडिकेटर है किसके कंपैरिजन में, पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल. मतलब एनाથી વધારે फाइन છે ને, लिमिटेशन है ઓછા છે. हो कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर के भी 2-1 पॉइंट थे. स्टेट्स को डिफरेंट कंट्रीज को, सिटीज को, इवन आगे जाके नेक्स्ट पॉइंट में था रूरल અને अर्बन एरिया, मतलब शहर અને ગામને પણ कंपेयर કરી શકાય. मेल और फीमेल का ग्रुप खबर तो पड़े कि क्या कई रीतनी फैसिलिटीज अवेलेबल છે एक्सेट्रा. और इनमें हमने सोशल इंडिकेटर्स को भी ध्यान दिया है. बट फ्रेंड इसके कुछ लिमिटेशंस हैं. व्हाई शुड ओनली 3 इंडिकेटर्स? इंडिकेटर अगर ज्यादा ऐड हो जाए तो अच्छा है. यहां पे मैंने कल भी पढ़ाते वक्त टॉपिक रोक के नीचे वाला सेंटेंस देखने को कहा था. 2003 में जो मैंने दीदी से पढ़वाया था, नए 3 इंडिकेटर्स क्या हुए ऐड, और PQLI क्या बन गया है, QLI. ये तो ऐसा होगा कि कोलगेट के अंदर और ज्यादा झाग मिलेगा और बैक्टीरिया साफ हो जाएगा. ऐसा क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स એટલે ટોટલ 6 इंडिकेटर्स થઈ જાય. देन आफ्टर हर एक इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज देना कितना रीजनेबल या व्याजबी है. किसी इंडिकेटर का वेटेज कम भी हो सकता है और ज्यादा. एक वस्तु वालों को भूली गया છે આગળના इंडिकेटરમાં છે इनकम, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ग्रोथ. इन्हें उन्होंने इग्नोर करा है. और जिसका PQLI पहले से हायर होगा, डेवलप्ड नेशन होंगे, उनमें वो स्लो रेट से आगे बढ़ेंगे. जैसे एक्सपेक्टेड लाइफ नया एग्जाम्पल है आज का. इन्हें एक लिमिट પછી વધારવાનું ટફ છે, એના પહેલા વધારી શકાય एक्सेट्रा. ये सिर्फ अब तक का पढ़ा था उसका या चैप्टर का रिवीजन था. कोई डाउट हो इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, इन अ करंट वर्ल्ड, आज के जमाने में डेवलपमेंट इंडिकेट करने का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडी है इंडिकेटर, इन्हें कहते हैं HDI. बात समझ में आई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इन्हें डेवलप्ड करने वाले थे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990. रिपीटिंग अगेन. मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि HDI किन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, हु इंट्रोड्यूस HDI, तो आपका आंसर क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. अच्छा, और एक सवाल पूछूं, हु डेवलप्ड PQLI, किन्होंने PQLI डेवलप करा है, तो मॉरिस डेविस मॉरिस आना चाहिए. कौन से ईयर में HDI इन्वेंट करा गया या इंट्रोड्यूस हुआ है, 1990. और एक बात इंटरेस्टिंगली आप पैराग्राफ में पढ़े तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व या इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर आए दिन अपडेट्स होते हैं. नहीं, नौ वर्जन, एंड्रॉइड का ये वाला वर्जन, वो वाला वर्जन, रिबूट कर दो, रिफ्रेश मारी दो. आपके बुक में ही कहा है कि जो इसके पहले के स्टैंडर्ड्स थे वो शायद लास्ट पैराग्राफ में वो स्टैंडर्ड 2010 में, दीदी सही है, उसी पेज के एकदम एंड में होगा नीचे. मतलब पहले वाले स्टैंडर्ड 2010 में क्या हुए हैं, चेंज. सेम बात.
अब मैं ये रट्टा मारने की बहुत कम कोशिश करता हूं, लॉजिकल याद रखने की, અને પહેલા ડેટા ઓછા યાદ રાખશું. ચલો મેં કહી દીધું, ફરીથી રિવાઇઝ કરાવી દઉં, પોઈન્ટ્સમાં લખશો મજા આવશે. मतलब व्हाट इज द मॉडर्न इंडिकेटर जिनसे अपन डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड का भी नापते हैं? HDI, फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके, हु इंट्रोड्यूस्ड इट? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच ईयर? 1990. इनमें धीरे धीरे अपडेटेशन में इंडिया भी कंट्रीब्यूट दे चुका है वाया अवर इकोनॉमिस्ट जैसे साइंटिस्ट. और फिर उसके अंदर अपडेटेशन कब हुआ है? मतलब पहला ना स्टैंडर्ड आता फ्रेंड, माहौल बदलता है तो स्टैंडर्ड भी क्या हो जाता है? चेंज. प्रैक्टिकल कोरोना कि अगर पेशेंट्स बढ़ गए तो जो पेशेंट्स की एज कम है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा डिजीज नहीं है, तो उनका इलाज हॉस्पिटल नहीं घर पे होगा, और ऐसा हो रहा है वगैरह. अब सेम बात कि सर एचडीआई ना इंडिकेटर का है बापू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई? यहां पे भी इंडिकेटर्स पीछे के पेज में देख सकते हैं, 3. पहला कॉमन है सेम. इन्हें आप नाम हेल्थ दे दे या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दे दे. हेल्थ देना हो तो अपने को आइडिया आएगा रट्टे के लिए कि पीक्यूएलआई में क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड लाइफ. અહીંયા શું બોલશું? हेल्थ. मतलब तो એ છે लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. मतलब आप बॉर्न होने के बाद हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू एक्सपेक्टेडली लीव. जो आप सामने वाले पेज में ऐसे ही देखिए, एक कॉलम है एक्सपेक्टेड लाइफ का. टाइम पास से करिए, मजा आवशे. शायद इंडिया में ये भी रट्टा अभी मत मारना, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा. एक्सपेक्टेड लाइफ 68 ईयर्स है. मतलब ऑन एन एवरेज इंडियन कितने साल तक जीता है? 68. કોઈ એમ નહીં કહેતા સર મારા દાદી તો 75 વર્ષના છે. બે એવરેજ કાઢીએ છે. मतलब જે બધાની એજ છે પ્લસ કરવાની, અનડિવાઇडेड बाय द पॉपुलेशन. शायद नॉर्वे सबसे आगे है, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ 81.6. मतलब 82 वर्ष. और कौन? यूएस का 79.1. मतलब ऑलमोस्ट 79. और अपने से कम लाइफ वाले है कोई एक्सपेक्टेड? कौन है? मीगर. नाइजर. इन्हें कुछ ऐसा कहता है, वो चलेगा. आपने क्या लोचो रेवानो छ પેલું ગણપતિ કે જનપતિ? आपने जीनो प्रोनाउंसिएशन इंटीगर के इंटीजर. ओके, कितनी उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ है? 61.4. ओके, और मार्क करे एक्स्ट्रा लखवा माटे. फ्रेंड अब रट्टा ही है जो पीक्यूएलआई में नहीं था, यहां पे है. अगर आप गौर करें, नहीं अब वो वाले पेज पे, तो उसके नीचे लिखा है कि जिस नेशन में एक्सपेक्टेड लाइफ 50 वर्ष की नीची हो, इट नॉट साउंड्स गुड. तो ये सारू नहीं. तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात થઈ गई. आपने देखा हो तो पक्का आएगा. मतलब पहले से आम तो स्टैंडर्ड सेम थी ना यार. एक्सपेक्टेड लाइफ एट बर्थ, हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू लिव ऑन एन एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ. उन्हें क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड लाइफ. यहां पे हेल्थ. અને 50 થી ઓછું હોય તો બાપુ લોચો છે નેશનમાં, ધ્યાન આપવું પડે. 50 વર્ષ તો શું થયા યાર. और एक प्रैक्टिकल बात, थोड़ा नया तो बोले, बात एक છે. अभी इंडिया भी मॉड होने जा रहा है. अब इंडिया में પણ ખાતું પારસીઓ જેવું થઈ ગયું છે. पता है पारसीज में मैरिज बहुत लेट करते हैं. अब इंडिया में પણ એવું થઈ ગયું. कैरियर बिल्डअप करो आते पहला 22-23 वर्ष થાય એટલે मैरिज થઈ જતા. आई थिंक सो अब मैरिज करने की एज थोड़ी एक्सपांड हो गई है. सेट થઈ છું. कैरियर बिल्डअप એટલે 30-32 वर्षे तो ये लोग मैरिज करे. चाइल्ड प्लान पॉपुलेशन में बताऊंगा. तो फ्रेंड 50 वर्ष तो खूब ओछा कहवाय. मतलब पहला इंडिकेटर आ जाएगा जिनको आप अपने वर्डिंग में ऐसे लिखेंगे, हेल्थ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. फ्रेंड इसमें नेक्स्ट वाला इंडिकेटर बहुत अच्छा है. मैं अपने में से उसे नाम दे दूं एजुकेशन से बड़ा नॉलेज, या एजुकेशन भी लिख सकते हैं. अब आप कहेंगे सर लिटरेसी रेट तो पढ़ा था, उसमें और यहां पे कहां पे फर्क है? फ्रेंड यहां बे काम करवाना है. ये बहुत डिटेल में आपको चैप्टर के एंड में जो प्रेसी है ना वहां पे दिया है. पहले नेशन नक्की करेगा एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग. मतलब હું નક્કી કરું એઝ અ નેશન કે મારે ત્યાં બચ્ચાઓ એટલીસ્ટ 8 વર્ષ તો સ્કૂલમાં જવા જોઈએ. એટલીસ્ટ કેટલા વર્ષ ઓન એન એવરેજ એ નેશનમાં બચ્ચું સ્કૂલ જવું જોઈએ. इन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग. धारणा. और नेक्स्ट है एक्चुअल ईयर ऑफ स्टडीज. और ऑन एन एवरेज बच्चे कितने ईयर्स तक स्कूल जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल क्या, प्रैक्टिकल फैक्ट देखे, वो टेबल में आ जाओ आप.
वहां पे देखें इंडिया का, दोनों शायद लास्ट कॉलम में है, इंडिया का एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है? 11.7. मतलब આપણે ત્યાં સ્ટાન્ડર્ડ છે કે બચ્ચું 12 વર્ષ ઓન એન એવરેજ સ્કૂલમાં જવું જોઈએ અને એક્ચ્યુઅલ યર ઓફ સ્કૂલિંગ એની બાજુમાં કેટલા વર્ષ જાય છે સ્કૂલ? 5.4. तो गैप बड़ा है। तो गैप को देखेंगे, देखिए वो इंडिकेटर में आ जाओ, नीचे લખેલું છે ગેપ शुड बी नोन एंड इम्प्रूव, એટલે ગેપ શોધશું અને એને ઇમ્પ્रूव કરશું। आना चाहिए दोस्तों। नाइजर का तो देखिए आप, जो लास्ट पे है सबसे, उसका एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग ही 5-6 साल है। 5.4. अपन एम लगे आटला ओछा वर्ष, अब एनी हालत ज खराब है। ये अपन पढ़ेंगे। एचडीआई में सबसे टॉप पे है नॉर्वे, सबसे बॉटम पे कौन है? नाइजर। ये तो मैं पढ़ाना बाकी है, डिटेल में बताया। मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, दैट नेशन डिसाइड के आटला वर्ष एवरेज चिल्ड्रन को स्कूल जाना चाहिए, और एक्चुअल वो लोग जाते हैं, उनके एवरेज निकाल के उससे क्या करा जाएगा? कंपेयर। राउंड फिगर में बताऊं कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है 15 साल और बच्चे जाते हैं 10 साल स्कूल, तो हो सके उतना જેટલા નક્કી કરેલા એટલા વર્ષ તો બચ્ચું સ્કૂલ જવું જોઈએ ને ભાઈ। सिर्फ सवाल मार्क्स का नहीं, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज भी है, पक्का आएगा। मतलब पहले वाला स्टैंडर्ड कौन सा था दोस्तों? दैट इज हेल्थ या एक्सपेक्टेड लाइफ एट द बर्थ। सेकंड वाला क्या था? नॉलेज, जिनमें ये वाला स्टैंडर्ड है। मतलब यहां पे एडल्ट का लिटरेसी रेशियो देखा जाएगा, मैच्योर पर्सन, पक्का। और एक फनी बात, अपना इंडिया प्रमाणे लिटरेट શું ખબર છે? लिटरेसी रेट, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज। मतलब જેને કોઈ પણ એક ભાષામાં લખતા ને વાંચતા આવડતું એ લિટરેટ છે। એટલે સ્કૂલ જવાની વાત તો દૂર, કે અમુક વર્ષ સ્કૂલ જાય તો ચાલે। અહીંયા રેશિયો થોડો અપ લઈ ગયા છે, PQLI થી આ ઇમ્પ્રુવ્ડ છે, कोई डाउट हो? फ्रेंड ये दो तो सोशल इंडिकेटर हो गए। तीसरा जो है वो इंडिकेटर बेस्ड है मनी के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर, जिन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटेटिव हुआ, सर એને માપશું કઈ રીતે? વાયા પર कैपिटा इनकम, और अगर ध्यान दे तो एज पर परचेसिंग, PPP। मतलब हाँ, आप वो बोल रहे पानी पी नहीं, परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका भी नॉलेज के लिए आंसर बता दो, पूछते नहीं है। फिर हमें हर एक नेशन से कंपेयर करना। एचडीआई रिलेटिव मेजर है, नेशंस को कंपेयर करने के लिए काम आता है। तो उनका जो एक्सचेंज रेट होगा और अपना एक्सचेंज रेट, उसका इक्विलिब्रियम। मतलब मान लो हमें उनकी कोई चीज बाय करनी हो तो कैसे मिले, या उन्हें हमारी, तो એ રીતે આપણા મનીના સ્ટાન્ડર્ડ શું થઈ જાય? પેરિટી એટલે સેમ। मतलब दोनों नेशंस के मनी के स्टैंडर्ड सेम करके नापेंगे तो जो नेशन वाइज कंपेयर થાય ને, ઓલો डॉलर, पाउंड, यूरो, रूपी, दिनार स्टैंडर्डाइज करके तो कंपेयर कर ही शकाय। जैसे कि भाई इंडिया में 80 मार्क की एग्जाम है और बाहर 40 की, तो इन्हें स्टैंडर्डाइज करी जाइए। मतलब फ्रेंड यहां पे क्या ध्यान में रखा जाएगा? पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पेरिटी। અને પછી તમે નોટિસ કરો તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ માં જે અમુક ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ની વસ્તુઓ તો એ આવી ગઈ છે। इनके अंदर आ जाएगा हर एक मैटर, जिनमें शायद आपको क्या कहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज आ जाएगी, वाटर भी आ जाएगा, ड्रेनेज भी आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भी दीदी रफली बताएं कि क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है थर्ड एस्पेक्ट में। फर्स्ट, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यस, मेडिकल सर्विसेज, बट ऑब्वियस, गुड सैनिटाइजेशन। फ्रेंड ये वर्ड तो अभी हमने कोरोना इफेक्ट में रट्टा मार दिया, सैनिटाइज। પછી ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ, ચાઇલ્ડ મોર્ટાલિટી, એને એ લોકો આમાં લઈ લીધું। એટલે એ સેનાથી ખબર પડે સ્ટાન્ડર્ડ ऑफ लिविंग हाई છે तो आप नेगेटिव रेट कम होंगे और पॉजिटिव ज्यादा। और कुछ है उसके अंदर, इन सबको इंक्लूड करके नीचे बताया गया है कि इनकम वाइज नापते हैं। એટલે આને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી મેઝર કરીશું। આને મેઝર કરવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ શું છે? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग અને સેનાથી કેલ્ક્યુલેટ થશે? પર कैपिटा इनकम। सो अगर एग्जाम में पूछे व्हाट आर द 3 इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ वाया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज मतलब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्चुअल या एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। फ्रेंड मुझे रेग्रेशन याद आया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू को एरर कहते थे। એટલે અહીંયા એરર કે એરર એટલે ગેપ ગોતવાનો અને એને દૂર કરવાનો। યાર
અને બીજી જે ફેસિલિટીઝ છે એના પ્રમાણે સ્टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई डाउट हो फ्रेंड? अब ये तीनों तीन इंडिकेटर को एवरेज निकालेंगे और एचडीआई पॉइंट्स में होता है, डेसिमल पॉइंट्स। एचडीआई ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। जिस नेशन का ये नहीं लिखे तो चलेगा, एचडीआई 1 के नियरर हो, प्रोग्रेसिव और 0 के नियरर हो, तो ये भी स्टेट्स हो गए। If r square is nearer to 1, then our assumption is valid. If our r square is nearer to 0, then our assumption is not valid. ये चीज ध्यान में रहेगी। मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ एचडीआई? 0 से 1। और आप नोटिस करें तो यहां पे भी लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे और राइट हैंड साइड के पेज पे भी लिखा है। नोटिस करिए एज पर एचडीआई सबसे टॉप पे कौन है? नॉर्वे। उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? 0.944। फ्रेंड આપણે ત્રણ વસ્તુ લાવવી જોઈએ। હાઈએસ્ટ પર કોણ છે? उसका एचडीआई। लोवेस्ट पर કોણ? એનો एचडीआई। અને ત્રીજો કોણ? बापू આપણો इंडियाનો। मतलब टॉप पे कौन है? नॉर्वे। क्या है उसका एचडीआई? 0.944। सबसे बॉटम में कौन है? लास्ट बेंचर नाइजर। उसका क्या है? 0.438। रट्टा मारा था 348। माई मिस्टेक। अब देखिए 0.348। मतलब फिर से बता रहा हूं, 0.944 कौन हो? नॉर्वे। 0.348 कौन हो? नाइजर। और हमने कंपटीशन रखी थी 188 नेशन, એટલે ફર્સ્ટ રેન્ક નાઇજર। 188th રેન્ક કોનો? નાઇજરનો। અને ઇન્ડિયાનો રેન્ક છે 188 નેશન્સ માંથી 138। એટલે આપણો 130મો રેન્ક આવ્યો છે બાપુ। અને આપણો एचडीआई છે 0.609। तो भी दीदी एक बार सही रट्टा मारा है और इंपॉर्टेंट चेक मार्क मार्टे रिपीट कर लो, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं हो। टॉप पे नॉर्वे 0.944, बॉटम पे नाइजर, उसका एचडीआई है 0.348 और 188 नेशन में इंडिया क्यों है? 130 पर 138th रैंक, ये भी पूछ सकते हैं। और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? 0.609। मतलब आम જોવા જાય તો इंडिया लॉट टू डू આપણાથી 120 ऐसे ही बुक में नहीं। આપણો રેન્ક કેટલામો છે? 130। એટલે આપણાથી 129 नेशंस આગળ છે એવું કહી શકાય। और 188 में से 130 माइनस कर ले, मेरे ख्याल से वो 58 आएगा। આપણે 58 थी आगे परसेंटाइल रैंक જેવું पीआर पक्का पाएगा। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो? मतलब अब तक जो मैंने समझा उसकी प्रेसी क्या था? पहले नया इंडेक्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हु डेवलप? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको लगेगा सर आप थोड़ी थोड़ी देर में वापस क्यों चले जाते हैं? બધું મહિના પછી લખવાનું કઈ રીતે, કયા સિક્વન્સમાં? कुछ चीजें सिर्फ समझने के लिए होती है, वो नहीं लिखे तो चलेगा। 1990 में ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। वर्ल्ड में डेवलपमेंट नापने का मॉडर्न इक्विपमेंट कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर हमने उसके 3 इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ा। उसका रेंज 0 से 1 है। भाई 1 ની નજીક હોય નેશન તો ક્લાસ છે, 0 ની નજીક હોય તો એનો કોઈ ક્લાસ જ નથી। અને આપણે ઇન્ડિયાનો ક્લાસ જ હોઈ લીધો, समझो। इस बहाने मैंने टॉप, बॉटम और मिडल वाला भी आइडिया दे दिया। अब ये आप चाहो तो लिखना, चाहो तो मत लिखना। फ्रेंड दे कैटेगराइज्ड 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एचडीआई। हाईएस्ट एचडीआई मतलब ત્યાં एकदम टॉप 0 થી લઈને 49 नेशंस ए कैटेगरी में આવશે। कौन सा है वो? हाईएस्ट, जो पहले दिया है पैराग्राफ में मिला। इनो एवरेज एचडीआई કેટલું છે? साइड पे दीदी लिखा है मैंने पेंसिल से भी। व्हाट इज एवरेज एचडीआई? 0.890। मतलब जे 1 થી 49 नेशंस છે पहला, उनके एचडीआई का एवरेज क्या होगा? मतलब ये બધાનું एचडीआई प्लस करिए एंड डिवाइडेड बाय 49। એ લોકોનો एवरेज एचडीआई પણ 0.890 मतलब 890 આપણો તો એમ જ 609 61 मान। मतलब फ्रेंड पहले कैटेगरी के नेशंस कौन से हैं? 1 से 49। ये लोग में एवरेज एचडीआई सोच 0.89 आना चाहिए। फ्रेंड ये एक एक सेंटेंस में लिख ही लिखना है। सेकंड हाईएस्ट હતું આ તો सुपरनेटिव और वो वाला डिग्री होगा। अब है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 50 से लेकर 104 नेशंस तक है। दीदी तो लेना, रट्टे मेरे को याद नहीं रहते। 50 से लेकर 105 50 से लेकर कहां तक? 105। उनका एवरेज एचडीआई क्या है?
0.735. 0.735 राउंड फिगर में 0.74 પણ અહીંયા તો પેલી મિની या माइक्रो सेकंड का भी महत्व होगा क्या 0.735 मतलब इंडिया आ बे कैटेगरी में आवतुं નથી पहले कौन सा था एचडीआई के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हाईएस्ट एचडीआई 149 49 50 से लेकर 105 वहां का एवरेज एचडीआई क्या है 0.735 मॉडरेट एवरेज एचडीआई जिनमें 106 से लेकर 1 कितने तक 149 तक के नेशन 143. सॉरी माय मिस्टेक क्या था 106 से लेकर 106 से लेकर 143 तक के नेशंस है वहां पे कौन सा एचडीआई है मॉडरेट उनकी एवरेज क्या है 0.614. 0.614 इंडिया इस कैटेगरी में आता है मतलब अगर आपको पूछे कि इंडिया एचडीआई ना जे 4 अलग अलग लेवल है हाईएस्ट High. हाई अरे सॉरी हाई के बाद बाय थोड़ी ना क्या है मॉडरेट एंड देन आफ्टर लोअर और अब एकदम આપણાથી પાછળ કોઈ છે આપણા હાથ થાય वो लोग आते हैं लो एचडीआई में लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिनमें 144 से लेकर बाकी के सारे नेशंस 188 तक आएंगे उनका एवरेज एचडीआई कितना है 0.439. 0.439 એટલે 493. 493 એટલે 0.49 के 50 જેવું रफली मैं फिर से बता दूं એટલે પછી રટો तो मारे लेजो पहले कौन सी कैटेगरी हाईएस्ट 1 से 49 तक के नेशंस देन आफ्टर 50 से लेकर 103 ना दीदी 105. सॉरी माय मिस्टेक 105 कह दूंगा मैं वहां का एवरेज क्या है 0.735. 735 एंड देन आफ्टर जो मॉडरेट वाली कैटेगरी है वहां पे कौन से नेशन आ जाएंगे 104 से 106 to 106 से लेकर 143 तक और 144 से लेकर आगे के नेशंस किस में आते हैं लोअर और उनका एवरेज क्या है 0.493. आना चाहिए दोस्तों अब फाइनल राउंड में आ चुके इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट रफली बता दो फिर पढ़ के फ्रेंड ये क्यों बेस्ट है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम और सोशल प्रोग्रेस भी है मतलब कि हेल्थ एक्सपेक्टेड लाइफ नॉलेज मतलब एजुकेशन मतलब इट इज अ कॉम्बो पैक ऑफ आते થઈ ગયું ચાઇનીઝ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल मिक्स तो फाइनल होવાનું ને यार मतलब इट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस तो ये सबसे फार मोर बेटर है ये अप्रोच में प्रोग्रेसिव है એટલે બધા કરતા આગળ પડતો છે कहा जाता है कि इससे हमें डायरेक्शन मिलता है कि कौन से एरिया में अपने को वॉक करना है गवर्नमेंट वो वाले स्टेप ले सकती है नॉलेज में मतलब एजुकेशन में जैसे अपने इंडिया में आरटी राइट टू एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन फ्री है એટલે गवर्नमेंटे કયા ડિરેક્શન માં સ્ટેપ લેવા એ પણ ખબર પડી જાય दीदी आप पढ़ेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पहला HDI is complete as it not only takes economic factors but also includes social welfare by giving importance to education and health. जो मैंने कहा એટલે બંનેઓને સમાવેશ इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल एज सोशल फैक्टर अब मुझे रट्टा याद हो तो ये फर्स्ट पॉइंट है और थर्ड पॉइंट देखो ना दीदी એ જ વસ્તુ ઇક્વેશન માં કીધી છે એવું લાગે True progress is equal to इकोनॉमिक प्रोग्रेस અને सोशल प्रोग्रेस तो फ्रेंड एग्जाम में आ बे पॉइंट साथ एग्जाम शू होमवर्क में लखो ने लर्न થઈ જશે ऊपर उसे डिटेल में कहा है और ये ट्रेसी राइटिंग है पक्का सेकंड वाला HDI indicates the policy maker that economic development is only अब बहुत फाइन पॉइंट but the ultimate objective is only human welfare. फ्रेंड डेवलपमेंट फक्त मानती है प्रैक्टिकल पढ़ते हैं मतलब कभी कभार डेटा पका हो जाता है तो मैं प्रैक्टिकल ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट जितने डालू फ्रेंड एज अ फैमिली पर्सन मारो टार्गेट है कि હું खूब पैसा कमाऊं પણ क्या एक मिनट सेना માટે કમાઈશ કોના માટે કમાઈશ પૈસા Family. તો અગર એ લોકોનું વેલફેર ના થાય ને એ લોકોને ટાઈમ ના આપું તો मतलब આ ઇન્ડિકેટર એવું કહે છે કે ડેવલપમેન્ટ ફક્ત એક સાધન છે પહોંચવાનું ક્યાં છે હ્યુમન વેલફેર हम लोग वेलफेयर भूल जाते हैं આપણું फोकस साधन पर हो डेवलप 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 बे फायदो तो बता ने आप मैं रिच बन गया लेकिन अपने फैमिली पर्सन्स के करीब नहीं हूं तो शुद्ध गुजराती में तंबूरो आना चाहिए दोस्तों पक्का आ रहा है कॉन्सेप्ट कोई डाउट हो यार
नेक्स्ट HDI is functional. A rise in the HDI ranking. પર્સનલ એટલે ખબર પડે કે એચડીઆઈ રાઇઝ છે તો આપણી સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ નોલેજ અથવા હેલ્થમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે અને લો છે તો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એને કહેવાય ફંક્શનલ પાક્કું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ દીધી Developing countries get an idea as to where there is a scope for development and in which direction should the government work by looking into the HDI. એટલે જે ડેવલપ્ડ નહીં ડેવલપિંગ નેશન છે તો એ લોકોને ખબર પડે કે કયા એરિયામાં ફોકસ કરવાનું છે ફોર એન એક્ઝામ્પલ અગર आप બેડમિન્ટન खेलते हैं तो તમારો આ શોટ કાચો છે તો એને પાકો કરી દો તો યુ આર બીકમિંગ અ કમ્પ્લીટ પ્લેયર તો એવો આપણને આઈડિયા આવી જાય એચડીઆઈ થી શ્યોર ये सेकंड लास्ट था ना शायद हाँ सर. लास्ट HDI is progressive in its approach. वो तो मैंने बोल दिया मतलब प्रोग्रेसिव है सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट्स आ गए ये हमें सिखाता है कौन से एरिया में वर्क करना है और डेवलपमेंट वर्क इसलिए करना है कि उसका फायदा पुअरेस्ट या लोएस्ट पर्सन तक पहुंचना चाहिए दोस्तों आना लिमिटेशन फालतू पहले ओरली बता दूं पहला लिमिटेशन ये लोग ये बताते हैं कि ओनली 3 इंडिकेटर्स सेम टू सेम हर एक को इक्वल वेटेज देना है सर्कमस्टेंस वाइज वेटेज इधर का क्या हो सकता है उधर और थर्ड लिमिटेशन वो फाइन है लेकिन वो दीदी पढ़ेंगे उसके साथ साथ बताऊं तीन ही लिमिटेशन से देख सकते हैं दोस्तों हाथ पाड़वानी दीदी पहला लिमिटेशन Only 3 social indicators are included in HDI, which is less. एक मिनट, पहले तो फनी है बुक का तोन सोशल इंडिकेटर थोड़ा बे सोशल से नहीं इकोनॉमिक बट मैं ये मतलब निकालूंगा या आप ये निकालना फक्त तोन इंडिकेटर इनफ नहीं प्रोग्रेस के लिए इंडिकेटर शुड बी मोर देन 3 जैसे पीक्यूएलआई में और 3 इंडिकेटर एड हुए नॉलेज माटे फ्रेंड भूल जाओ वर्ल्ड में आनी ઉપરનું કામ થઈ રહ્યું છે બહુ બધા इंडेक्स नवा શોધાઈશ નવી રીતે नीचे 4 एक इंडेक्स दिया है डेमो के लिए एक है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स એટલે ભાઈ ફિમેલ રેશિયો વધવો જોઈએ હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ કે પોવર્ટી તો ઘટાડો માનો કે ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું અને ગરીબી ના ઘટી તો એ કામનું શું હ્યુમન કન્ઝ્યુમર ઇન્ડેક્સ હું જ વિચારતો હતો કે આમાં શું આવે सोचिए कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है खुश है मुझे एक एग्जांपल याद आया फॉरेन में कि आप चीज बाय करो और आपको 2 दिन के 1 वीक के अंदर भी अगर अच्छी नहीं लगे तो आप रिटर्न कर सकते हैं इंडिया में स्कीम आवे तो बता यूज करीने जींस पण पाछो आपी आवे दिस इज इंडिया बापू पाक्कू एनी उपરની વાત તો જે બુકમાં નથી ફ્રેન્ડ વર્લ્ડમાં કયો ઇન્ડેક્સ ચાલી રહ્યો છે હાલમાં ખબર છે હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ એમાં કોઈ બીજું નેશન આગળ છે ફિલોસોફિકલ વાત છે હું આપણને મહારાજ સાહેબથી લઈને સંતથી લઈને મૌલવીઓ કહેતા હોય फ्रेंड हम लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जो भी काम करते हैं आफ्टर ऑल अपन उससे खुश होना चाहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जो नेशंस की नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम भले कम हो बट इफ दे आर हैप्पी विद द लाइफ तो वो नेशन आगे है એટલે વર્લ્ડમાં લેટેસ્ટ કયો ઇન્ડેક્સ ચાલી રહ્યો છે હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ એના ઉત્તર से ગોતો કઈ રીતે દાદ बतावे तो मतलब ये प्रैक्टिकल डिबेट था इन्हें आप अपने वे से चाहो तो लिख सकते हैं चाहो तो गोली मार देना तो अपन उसके क्या देखने जा रहे हैं लिमिटेशंस पहला Only 3 social indicators are included in HDI, which is less. એટલે વધારે ઇન્ડિકેટર એડ થવા જોઈએ Other social indicators should have been included. Second, हाँ वही मैंने हिंदी में कहा है ना यार नेक्स्ट all 3 indicators are given equal weightage. But in reality, in different situations, different indicators become important. फ्रेंड जैसे मान लो कि मेरे टीचर ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं बट पैसा अर्न करने के बाद आपका टारगेट ज्यादा पैसा अर्न करना होगा या नेम एंड फेम मतलब अलग अलग संजोग प्रमाणे आपनो टारगेट શું થતો હોય ચેન્જ અહીં આપણે ત્રણે ઇન્ડિકેટર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ નોલેજ હેલ્થ કોઈકનું ઇમ્પોર્ટન્સ ક્યારેક વધારે હોય જ્યારે અત્યારે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ શેનું થઈ ગયું છે હેલ્થ तो वो तीनों को इक्वल वेटेज देना गलत है लास्ट Human Development Index is not an absolute expression. फ्रेंड एब्सोल्यूट એટલે मानो कि वो अपनी खुद की बात करे इट्स अ रिलेटिव एक्सप्रेशन मतलब फ्रेंड आ इंडिकेटर अकेले नेशन के बारे में कम बताएगा कंपैरिजन में વધારે બતાવશે
कि भाई नाइजर सबसे पीछे, क्या कहते हैं, नॉर्वे सबसे आगे, उसके बाद यूएस 8वें नंबर पे, इंडिया 8वां नंबर पर. એટલે આ કમ્પેરેટિવ છે કે હરેક નેશન કે કમ્પેર में कभी कभार कंपेयर नहीं करना होता कि मारू लैंडमार्क हूं छू, हूं मारा लेवल की इंप्रूव करीश. उसकी गाइडलाइन कम मिलती है, कंपेरेटिव गाइडलाइन ज्यादा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डायरेक्ट मेजर नहीं, रिलेटिव એટલે कंपेरेटिव मेजर छे. वही है ना दीदी? और बाकी तो मैंने बता दिया है. मतलब फ्रेंड, हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा है. और जो आपका आज का होमवर्क होगा इकोनॉमिक्स में, पहले का चैप्टर भी आना चाहिए. क्या होगा पहला होमवर्क इकोनॉमिक्स का? मीनिंग ऑफ एसटीआई, कब इन्वेंट हुआ, किन्होंने करा, 3 इंडिकेटर्स उसके डिटेल में. फिर आप वो बता दो कि उसमें हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, और इंडिया कहां पे है, वो कैसे गिना जाता है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है. देन आफ्टर आप ये टेबल जो है वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए है, जो मजा आवश्य. इसमें लिटरेसी रेट भी है ना शायद दीदी, या नहीं है लिटरेसी? और क्या दिया है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड लाइफ, फिर पर कैपिटा इनकम और क्रॉस नेशनल इनकम, रैंक एंड वैल्यू, और रैंक दिया है. तो इसे रफली देख लेना. आपको सिर्फ कौन सी चीज लिखनी है इस टेबल में? पहले किसकी? नॉर्वे, देन इंडिया एंड लास्ट नाइजर. और फिर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं और नेगेटिव. फ्रेंड, कोई डाउट हो? ऐसे ही मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं. इसके बाद मैं अपना आखिरी पढ़ाने जा रहा हूं. इसी चैप्टर के सेक्शन ए और सेक्शन बी को ब्रेक लेंगे दोस्तों, छोटा सा आना चाहिए.